हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हिंदी से देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश, एक यहाँ पे देख सकते हैं और ये दूसरा देख सकते हैं। काफी वायरल ये गद्यांश है बाबू, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। 22 तारीख को 10 नंबर पक्का हो जाएगा। 22 तारीख को छाप देना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे पहचानेंगे किस पार्ट से, आज की इस वीडियो में ट्रिक भी समझेंगे। वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की इस वीडियो में कैसे सॉल्व करना है ये भी बेस्ट तरीका बाबू समझाएंगे, तो पूरा हल के साथ आज की इस वीडियो को सीख लीजिए कैसे तैयार करके 22 तारीख को धुआं धुआं करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो का ध्यान रखा गया है फर्स्ट नंबर में कि कौन हो तुम वसंत के दूत, ठीक है ना। कहेंगे कि कौन हो तुम वसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। अब इसके आगे चलेंगे, मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यो मधुमय संदेश। जैसे ही आपने इसको पढ़ा बाबू, आपको मतलब आइडिया तो लग गया होगा कि हाँ किस पार्ट से दिया गया। आप थोड़ा सा भी जो पद्यांश दिया है ना, थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, पहचान आ जाएगा किस पार्ट से दिया। इसमें 5 प्रश्न रहेगा, जैसे कि पहला ही पूछेगा कि पद्यांश के शीर्षक का और कवि का नाम बताइए। जो आपको 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो 2 अंडरलाइन बस किया, इतना का भाव बताना है। इसके बाद आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, बहुत सिंपल तरीके से इसी में से उत्तर लिखना है। पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है और पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी समझिए। देखिए जैसे कि 2 पद्यांश आएगा बाबू, पेपर में कितने रहेगा, 2 रहेगा। एक मेन में रहता है, एक अथवा में, लेकिन दोनों में से किसी एक को करना होता है, को छोड़ देना है। जो आपको आता हो उसको कर लेना, लेकिन किसको करना है, कैसे करना है, ट्रिक देखिए। सबसे पहले तो यहां पे संकेत डालना है। क्या डालना है बाबू, संकेत डालना है। क्यों संकेत डाला जाता है, क्योंकि 2 पद्यांश रहता है, उसमें से आपने किसको किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। कॉपी चेक करते समय उसको ध्यान दिलाना जरूरी है, तो संकेत के माध्यम से हम उसको मतलब डिनोट करेंगे। सबसे पहले कौन हो तुम, जैसे यहां पे मैंने डाला है कौन हो, तब से यहां पे डॉट डॉट कर दिया है मैंने पूरा। यहां से देखिए मधुमय संदेश, लास्ट वाला शब्द जो है मधुमय संदेश, इससे एग्जामिनर को कंफर्म मालूम चल जाएगा कि हाँ बच्चा जो है इस पद्यांश को सॉल्व किया है। ठीक, ये हो गया। पहला प्रश्न पूछा है ना कि पद्यांश के शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, ठीक, और कवि मतलब जिस पाठ को कवि लिखे हैं उसका नाम बता दीजिए। तो 2 नंबर यहां से कंफर्म होगा। चलिए पहला प्रश्न जो इसमें बोला था बाबू, पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से पेपर में भी लिखना है। जैसे शीर्षक लिख दीजिएगा काला पेन से और ब्लू पेन से शीर्षक का नाम। जैसे श्रद्धा मनु जो है चैप्टर, उस चैप्टर से इसको दिया गया है इस पद्यांश को, ठीक। और श्रद्धा मनु को किसने लिखा है, तो कवि का नाम लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से, और तब लिखिएगा जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से आप लिख लेंगे कि नहीं, बोलिए। एकदम 2 नंबर पक्का हो गया बाबू, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न जो इसमें दिया है देखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है बाबू, देखिए जैसे यहाँ पे 2 लाइन का अंडरलाइन किया हुआ है, पेपर में आएगा ऐसे ही कि घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बस 2 लाइन का भाव क्या है, इसको जो अंडरलाइन किया है इसका रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे करेंगे। सबसे पहले दूसरे नंबर को ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर लिखेंगे काला पेन से, हेडिंग लगाना है बाबू रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से लिख लेंगे कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हेडिंग साफ साफ लिख देना है, तब से लिखेंगे। इस दोनों लाइन का भाव लिखेंगे, घन तिमिर में चपला की रेख, इसका मतलब होता है कि मनुष्य श्रद्धा से उसका परिचय जानते हुए प्रश्न करते हुए कहते हैं, ठीक है, कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान, ठीक है। इस पूरे दोनों लाइन का अर्थ होगा तपन में शीतल मंद प्यार, ठीक है, जीवन के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान हो। बस इस दोनों लाइन का ही मतलब इतना उच्चार मतलब लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है। बस ध्यान ये रखना है कि टू द पॉइंट, टू द पॉइंट का मतलब होता है बाबू कि जितने में ये अंडरलाइन किया है ना उतने ही का भाव लिखना है। ये नहीं कि 2-3 लाइन और बढ़ा देंगे कि तो चलिए एग्जामिनर खुशी से नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना कहे प्रश्न उसके उतना ही आंसर देना है, मतलब सटीक देना है। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा।
थर्ड नंबर, आगंतुक व्यक्ति किसकी ओर संकेत संकेत किया गया है, मतलब आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो देखिए तीसरे नंबर प्रश्न के लिखेंगे आंसर इस तरीके से, इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से मन्नू की ओर संकेत किया है। किसकी ओर? मन्नू जो है, इस पाठ में इसके बारे में बात की गई है ना, तो आगंतुक जो व्यक्ति था उसके माध्यम से मन्नू की ओर संकेत किया गया है। समझ में आ गया? ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है एक एक प्रश्न को। 4 नंबर देखिए बाबू, लिखा है कि पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। जो ये पद्यांश आपने पढ़ा ना, इस पद्यांश में किसकी उत्कंठा को मिटा देने की बात कही गई है। तो इसमें देखिए पूरे जो आप पढ़े हैं ना पद्यांश, इसमें लिखा है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाना उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल से आनंद। इसमें देखिए 4 नंबर का आंसर बहुत सिंपल तरीके से लिखेंगे बाबू। 4 नंबर कि पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा, किसके द्वारा? पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मन्नू की उत्कंठा को मिटाने की बात कही गई है। बस मन्नू पे ही चर्चा चल रहा है इस पद्यांश में। ठीक, आगे प्रश्न चलेंगे। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर प्रश्न पे कि पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। देखिए पात्र मतलब की होता है दो लोग, मतलब किन किन लोगों के बीच संवाद का मतलब झगड़ा विवाद यानी बातचीत हो रहा है। किन पात्रों के बीच इस पद्यांश में बातचीत हुआ है? तो मन्नू के बीच में, और यहाँ पे आपने पढ़ा ना पूरे इस पोयम में ही दिया है, इस मतलब कि पद्यांश में ही दे रखा है कि देखिए पद्यांश में मन्नू और किसके बीच? श्रद्धा, ये दोनों के ही बीच में संवाद चल रहा था, झगड़ा विवाद की बातें चल रही थी। बस आपको टू द पॉइंट अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है बाबू। पद्यांश कोई भी आए ना, आराम से हल्का दिमाग से, ज्यादा उस पर डिप्रेशन नहीं देना है, अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न का जवाब देते हो फटाफट से, एक एक लाइन में सभी प्रश्नों का आंसर दे देंगे, 10 नंबर पक्का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक तो हो गया, और एक और अब भी मोस्ट बताऊंगा इस वीडियो में। हम ना एकदम ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि फंस जाए पेपर के दिन। ठीक, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अगला जो है कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। पहले तो इस पद्यांश को पूरे अच्छे से पढ़ना है, पूरे ढंग से कि कौन सा शब्द कहाँ पे है, उसका भाव क्या होगा, तब जाके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृति, वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी है, ठीक है ना, जो थोड़ी भी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। ठीक है ना, इसके बाद जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा जलद करना। ठीक है, तप्त भुतंगा को। आपने इस पूरे पद्यांश को पढ़ा ना, इसमें कितने पद्यांश को अंडरलाइन किया हुआ है? देखिए एक लाइन ऊपर, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 लाइन है ना, 6 लाइन का फिर रेखांकित की व्याख्या करना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ही तो छापेंगे। चलिए अब देखिए इसमें प्रश्न जो है पूछा किस तरीके से। पहला इसमें कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक, यानी जो ऊपर आपने पद्यांश पढ़ा, इस पद्यांश के शीर्षक का मतलब कि किस पाठ से लिया गया है। हाँ, और उस पाठ के कवि कौन है, इस दोनों का नाम बस आपको बता देना है, कॉपी में लिख देना है, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपने ये 6 अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद तीसरा पूछा है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है। ठीक है, पूरे पद्यांश का भाव मैं बताऊंगा, एक एक प्रश्न को सटीक तरीके से, और आप भी आंसर कैसे कर पाएंगे ये एक एक को सीख लीजिए। 4 नंबर देखिए, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास मतलब छिपा है, बताइएगा, अभी मालूम चलेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का सही अर्थ क्या होगा, यही है ना। तो इस तरीके से पद्यांश पेपर में देगा, कैसे करना है बाबू, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, तो लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर संख्या 4, ऐसे लिख देंगे। अब मैंने बताया ना कि कोई भी गद्यांश कर रहे हैं या पद्यांश कर रहे हैं तो उसका संकेत अवश्य डालिएगा, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेकिंग में मदद मिलता है, और ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देगा, फटाफट से आपको फुल नंबर देने की कोशिश करेगा। जैसे संकेत में डालेंगे बाबू लज्जाशिला पथिक, ठीक है ना, यहाँ पे, और बीच का डॉट करके लास्ट वाला जो शब्द है भूतंगना को, इसको यहाँ पे लिख देना है। बस आपका हो गया ना संकेत। इससे एग्जामिनर को मतलब अच्छा खुशी मिलेगा कि ये जो है सुटेबल लिखा गया है इसमें।
अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा था ना कि शीर्षक और कवि का नाम बताइए इस पद्यांश के, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे, ब्लैक पेन से बाबू लिखना है, क्या लिखेंगे कि पाठ का नाम। इसको गद्यांश में भी पाठ का नाम कह सकते हैं, तो यहाँ पे शीर्षक ही लिखेंगे तो उचित रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पाठ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा कि पाठ का जो नाम है पवन दूतिका से। ये जो आप पद्यांश आपने पढ़ा कि लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो आपको मतलब कैसे मालूम चल गया कि किस पाठ से दिया है, किस पाठ से दिया है, तो आपको मालूम चल गया पवन दूतिका से, क्योंकि इसमें देखिए पवन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बातें कही गई है, ठीक है ना। सो रिलेटेड से आपको पहचान लेना है, ठीक है। पवन दूतिका के कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाधि हरिऔची। आपको सीधे इनका शॉर्ट नेम भी याद करके रखना है, क्योंकि बहुविकल्पी में इनका शॉर्ट नेम बार बार रिपीटेड करता है ऑप्शन में, हरिऔची, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाधि हरिऔची टाइटल के थ्रू याद रखना। इसमें पहला प्रश्न का उत्तर हो गया ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा है बाबू कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो अंडरलाइन किया है इसकी पूरी व्याख्या कर डालिए, आपको 2 नंबर फिर दे देंगे। तो लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, ठीक है। जो थोड़ी भी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिखने का भी तरीका अच्छा होना चाहिए, याद तो कर लिए बट लिखने का तरीका अच्छा नहीं है तो 1-2 नंबर कट जाता है, इसलिए सभी चीजों को तैयार करके रखना बहुत जरूरी है। 2 नंबर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग कर लेंगे ब्लैक पेन से, इसके बाद ही लिखेंगे इसकी व्याख्या। लिखेंगे कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके जो वस्त्र हैं उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए। यानी कि अस्त व्यस्त का मतलब कि वो परेशान हो जाए, ठीक है, और उसका जो शरीर है उघड़ जाए, ठीक है। इसके बाद इस पूरी लाइन का मैं बता रहा हूं, जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना। इसका मतलब यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना, ठीक है ना। इसके बाद होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना। इसका मतलब यहां तक मैंने बता दिया कि जो थोड़ी भी मतलब थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर की उसकी थकान को क्या कर देना, मिटा देना। इसके बाद चले बाबू यहाँ पे, कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, ठीक है। तो यहां से देखेंगे जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश सदस मुख प्रफुल्लित हो उठे। इस पूरे जो लाइन का व्याख्या है अच्छे से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बढ़िया से सुटेबल लिखिएगा। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर यहां से भी छाप लेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर करना होगा बाबू कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका से, राधा जो है पवन दूतिका से पथिकों के साथ मतलब किस तरीके का व्यवहार करना चाहती है। तो लिखेंगे कि राधा जो है पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार, यानी कि किसी के साथ मतलब दया करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, परोपकार करने के व्यवहार करने के लिए कहती है कि उसके साथ अच्छा परोपकार करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है, तो लिखना आपको कैसे, ब्लैक पेन का यूज करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि कृषक ललना शब्द है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास छिपा है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हर एक पॉइंट को अच्छे से डिनोट किया गया है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर कि कृषक ललना और भूतांगना जो शब्द है ये दोनों शब्दों का सही अर्थ क्या होगा। तो आपको इस तरीके से भी पेपर में पूछता है एक लास्ट वाला क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई वैसा पोयम में शब्द है जिस शब्द का अर्थ लास्ट में पूछेगा ही पूछेगा। तो अच्छे से तैयारी रखेंगे ना तो एक एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे 22 तारीख को, ठीक है। कृषक ललना और भूतांगना का अर्थ ये होता है, कृषक का मतलब जो स्त्री होती है ना किसान वाली, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कृषक ललना इसका मतलब किसान स्त्री बोलते हैं उसको, भूतांगना का मतलब होता है स्त्री। दोनों चीजों का अर्थ आपको पॉइंटली लिख देना है, आपका यहाँ पे पूरे का पूरे नंबर मिलेगा।
ये 10 नंबर का मैंने प्रिपरेशन कराया इस वीडियो में। ये दोनों जो है पद्यांश थे, वायरल पद्यांश। बढ़िया से रिवीजन कर लेना, वीडियो के 1 से 2 बार देखिए ताकि अच्छे समझ आ जाए और ज़्यादा दिन तक याद रहे, पेपर में छाप कर आइए। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डीके सर क्लासेस पे सेंड करेंगे। जस्ट जाइए वहाँ पे जुड़ जाइए, डीके सर क्लासेस टेलीग्राम में सर्च कर लेना बाबू जो नहीं जुड़े हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।